हाँ जी, आज हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो इसमें हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं शासन के अंगों के बारे में। शासन के 3 प्रमुख अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो फर्स्ट है विधायिका, उसके अंदर संसद किन किन से मिलकर बनी होती है? तो संसद किन किन से मिलकर बनी होती है? राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है। अब संसद का, पार्लियामेंट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। अगला शासन का अंग है कार्यपालिका। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक स्थायी कार्यपालिका, दूसरी अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत क्या आता है? नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट्स, उसको स्थायी कार्यपालिका के तहत सम्मिलित किया जाता है। और जो अस्थायी कार्यपालिका है उसमें गिना जाता है मंत्रिपरिषद को। अब जो ये मंत्रिमंडल शब्द है, ये कहाँ से लिया गया है? मंत्रिमंडल शब्द ब्रिटेन से लिया गया है। और इस मंत्रिमंडल शब्द को 44वें संविधान संशोधन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया है। शासन का तीसरा अंग है न्यायपालिका। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये एक पूरा सर्किल चलता है। तो ये संसदीय शासन व्यवस्था है, क्या इसमें स्पष्ट शक्ति पृथक्करण होता है? तो इसका उत्तर है नहीं। संसदीय शासन व्यवस्था में स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं होता। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि जो संसदीय शासन व्यवस्था है, इसमें जो मंत्रिपरिषद है वो दोनों का हिस्सा होती है। वो विधायिका का हिस्सा भी होती है और वो कार्यपालिका का हिस्सा भी होती है। और यही कारण है कि जो संसदीय शासन व्यवस्था होता है, इसमें शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण नहीं होता है। अब भारतीय राज्य व्यवस्था की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसमें आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे शुरुआती स्तर पे कि सबसे पहले एक एक्ट पारित हुआ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए? इस एक्ट में जो प्रमुख प्रावधान है उनमें सबसे पहला है कि बंगाल का जो गवर्नर है उसको अब गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब बंगाल का गवर्नर सिर्फ गवर्नर नहीं रहा, उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इससे पहले उसको गवर्नर जनरल नहीं, केवल गवर्नर कहा जाता था। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना, उसकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद बनाई गई, जिसमें सदस्यों की संख्या 4 रखी गई। और जो प्रथम गवर्नर जनरल बना वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला फैक्ट है इसमें कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इससे पूर्व जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन नहीं आते थे, वो स्वतंत्र थे। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया कि इस एक्ट के तहत 1774 में 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश रखे गए। इस प्रकार कुल न्यायाधीशों की संख्या थी इसमें 4 शुरुआती स्तर पर। और अंतिम प्रावधान जो इसमें किया गया वो ये था कि कंपनी की सर्वोच्च सत्ता, गवर्निंग बॉडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल, राजस्व और नागरिक कार्यों के संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो ब्रिटिश सरकार को सारी रिपोर्ट
नियमित तौर पर भेजी जाएगी। अब ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसका महत्व क्या रहा? तो उक्त एक्ट का महत्व ये था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश सरकार को प्रथम बार जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस कंपनी का राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व समझ में आने लगा। ब्रिटिश सरकार ये समझ गई कि जो ये कंपनी है, ये भारत में राज करने के लिए राजनीतिक तौर पर और प्रशासनिक तौर पर ब्रिटिश सरकार के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है, बहुत बड़ी सहायक बन सकती है। और फिर ब्रिटिश सरकार ने एक कदम बढ़ाया। सबसे पहला कदम ये जो था उनका कि जो कंपनी है वो ब्रिटिश सरकार को पूर्णतः सहयोग करे और ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रहे, निर्देशन में रहे। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके अंदर की महत्वपूर्ण बातें थी वो यही थी। इसके बाद अगला जो एक्ट है वो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। जो 1784 का महत्वपूर्ण प्रावधान था, उसमें प्रथम ये है कि इस प्रावधान के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में कंपनी के देखो दो महत्वपूर्ण कार्य थे यहाँ पे। एक तो थे व्यावसायिक कार्य और दूसरा था राजनीतिक कार्य। क्योंकि कंपनी यहाँ पे व्यापार करने के लिए आई थी, व्यावसायिक कार्य से तो वो जुड़ी हुई थी, और बाद में उसका राजनीतिक नियंत्रण भी यहाँ पर स्थापित होने लग गया था। भारत के जो क्षेत्र कंपनी के अंडर में आ गए थे उन पे, तो राजनीति को भी कंट्रोल करने लग गई थी। तो जो कंपनी के व्यावसायिक कार्य और राजनीतिक कार्य थे उनको पृथक पृथक कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। पॉलिटिकल को और कॉमर्शियल को, दोनों को सेपरेट कर दिया गया। अब सेपरेट करने के बाद में क्या किया गया? इसमें जो कंपनी के व्यावसायिक कार्य थे, कॉमर्शियल, उनको कंट्रोल करने की छूट दी गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, निदेशक मंडल को। व्यावसायिक कार्यों की शक्ति निदेशक मंडल को मिल गई। और जो राजनीतिक कार्य थे, पॉलिटिकल एजेंडा था, उस पर कंट्रोल दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल को। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, नियंत्रक मंडल, उसके लिए महत्वपूर्ण कार्य ये रखा गया कि भारत में स्थित सभी ब्रिटिश क्षेत्र तथा परिसंपत्ति के कार्यों, सैन्य एवं नागरिक सभी कार्यों का नियंत्रण एवं निर्देशन ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही करेगा। और अंतिम जो महत्वपूर्ण प्रावधान 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का ये रहा कि भारत में प्रथम बार द्वैध शासन की नींव पड़ी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के रूप में, यानी निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल के रूप में। तो ये थे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान। तो आज हमने शासन के अंग देखे और जो भारतीय राज्य व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके अंतर्गत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा। अब जो देखो भारतीय राज्य व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बढ़ी है ना, उसमें कहाँ से वो परिवर्तन आना शुरू हुआ है। हम इसमें देखेंगे कि ब्रिटिश 1600 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में व्यापार करने के बहाने से यहाँ पे आए और उन्होंने अपनी जड़ें जमाना शुरू किया। अब इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध है बक्सर का युद्ध। ये बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। इस बक्सर के युद्ध के बाद में अंग्रेज़ों की स्थिति भारत में मजबूत हो गई,
क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद में 1765 में पहली बार कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हुए।